गुड मॉर्निंग, नमस्कार। यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बीएससी पार्ट सेकंड यूनिट सेकंड फिनोल्स वीडियो सीरीज़ के क्रम में आज हम जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस ऑफ फिनोल्स की शेष रही रिएक्शंस के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। साथ ही हम एसिडिटी ऑफ फिनोल्स तथा कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फिनोल्स के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो इससे पूर्ववर्ती हमने फिनोल्स के इंट्रोडक्शंस, स्ट्रक्चर्स एंड बॉन्डिंग, क्लासिफिकेशंस एंड नोमेनक्लेचर्स के बारे में अध्ययन किया था। आज हमारा कंटेंट है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस ऑफ फिनोल्स। तो इसी क्रम में जो रिएक्शंस हैं वो है हेलोबेंजीन्स। हम हेलोबेंजीन से फिनोल को किस प्रकार प्राप्त करते हैं। हेलोबेंजीन से फिनोल को प्राप्त करने के कुछ प्रोसेस हैं। इनमें प्रथम प्रोसेस है रासिंग प्रोसेस। रासिंग प्रोसेस के द्वारा हम फिनोल को प्राप्त कर सकते हैं और ये एक प्रकार का इंडस्ट्रियल मेथड है। और इस मेथड में सर्वप्रथम बेंजीन से हम क्लोरोबेंजीन प्राप्त करते हैं। HCl तथा कॉपर कैटलिस्ट और 250 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के साथ हम रिएक्शंस करवा रहे हैं बेंजीन की, तो हमें क्लोरोबेंजीन प्राप्त हो रहा है। और ये जो क्लोरोबेंजीन बनने वाला क्लोरोबेंजीन है, इस क्लोरोबेंजीन की सिलिका कैटलिस्ट के साथ 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम इसका हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं और स्टीम्स सिलिका कैटलिस्ट पर, तो हमें फिनोल प्राप्त होता है। ये पूरा प्रोसेस है वो रासिंग प्रोसेस कहलाता है और ये एक प्रकार का औद्योगिक मेथड भी है। इट इज़ वन ऑफ द इंडस्ट्रियल मेथड्स। क्लोरोबेंजीन इज प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटमेंट ऑफ बेंजीन विथ HCl in presence of a copper catalyst at 250 degree centigrade, and the resulting chlorobenzene is simultaneously hydrolyzed by steam or silica at 500 degree centigrade. We get phenols. तो ये प्रोसेस हमने जाना अभी, रासिंग प्रोसेस। नेक्स्ट है डव प्रोसेस। डव प्रोसेस में ये भी एक कॉमर्शियल मेथड है डव प्रोसेस, और इससे जो मैन्युफैक्चर्स ऑफ फिनोल्स का ये कॉमर्शियल मेथड है। यहाँ FeCl3 के साथ हम Cl2 की अभिक्रिया करवा रहे हैं इसकी बेंजीन की, तो हम क्लोरोबेंजीन प्राप्त कर रहे हैं। और इस क्लोरोबेंजीन का हम एल्केलाइन हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं हाई टेम्परेचर पे एंड प्रेशर पे। तो आप देख सकते हैं ये क्लोरोबेंजीन है और इसका एल्केलाइन हाइड्रोलाइसिस करवा रहे हैं हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर पे, तो हमें फिनोक्साइड्स आयन प्राप्त होता है। और ये फिनोक्साइड्स आयन आप जानते हैं HCl के साथ रिएक्शंस करके ये फिनोल हमें देता है और NaCl देता है। इस प्रोसेस को हम डव प्रोसेस कहते हैं। और नेक्स्ट देखिए, बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ एरिल हैलाइड्स कंटेनिंग -I ग्रुप। अभी तक हमने क्लोरोबेंजीन से फिनोल प्राप्त करने के लिए जो हाइड्रोलाइसिस करवा रहे हैं, एल्केलाइन हाइड्रोलाइसिस, उसके लिए हमें जो कंडीशन है वो उच्च हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर्स की कंडीशंस मस्ट हैं। देखिए, हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर्स, ये इस एल्केलाइन हाइड्रोलाइसिस में हमें उच्च ताप और दाब पर इसका हाइड्रोलाइसिस करवाने पर हमें फिनोल प्राप्त होता है। लेकिन यदि बेंजीन रिंग में फिनोल है और उसकी बेंजीन रिंग के अंदर यदि इलेक्ट्रॉन विड्रोविंग ग्रुप अटैच है, यानी -I ग्रुप वाला कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है, -I इफेक्ट वाला, तो इस -I इफेक्ट वाले ग्रुप की वजह से वो इलेक्ट्रॉन विडोविंग कैपेसिटी होने के कारण फेनिल रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाएगी। और इलेक्ट्रॉन्स की कमी होने के कारण जो इसका एल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं वो बहुत ही साधारण परिस्थितियों में भी हम उसका हाइड्रोलाइसिस करवा सकते हैं और हम कॉरस्पॉन्डिंग फिनोल प्राप्त कर सकते हैं। तो द प्रिपरेशंस of phenols from chlorobenzenes require high hydrolysis under strong conditions of temperature and pressure. These problems can be overcome if the halides group on benzene rings is activated by presence of electron withdrawing -I group. Thus 2,4-dinitrochlorobenzene can be easily hydrolyzed with dilute NaOH at room temperature to
अफोर्ड द करस्पॉन्डिंग फिनॉल्स। तो हम फेनिल रिंग में इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप जैसे नाइट्रो ग्रुप है इलेक्ट्रॉन खींचने वाला, इससे हम क्लोरीन जो ग्रुप जुड़ा हुआ है फेनिल बेंजीन रिंग से, तो उसको एक्टिवेट कर सकते हैं और वो इजीली रिमूव हो सकता है, और हाइड्रोलाइसिस है वो नॉर्मल कंडीशन में भी संपन्न करवाया जा सकता है। तो ये रिएक्शंस को देखने का प्रयास करते हैं। यहाँ देखिए ये रिएक्शंस हैं, और यहाँ हमने देखा कि ये जो क्लोरोबेंजीन है, इस क्लोरोबेंजीन के 2 पोजीशन पे और 4 पोजीशन पे हमने नाइट्रो ग्रुप अटैच किया है। 2 और 4 पे नाइट्रो ग्रुप जो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप होने से इस बेंजीन को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगी बेंजीन रिंग, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने से ये जो क्लोरीन एटम है ये एक्टिवेट हो जाएगा, और ये क्लोरीन एटम एक्टिवेट होने के कारण हम इसका जो हाइड्रोलाइसिस है वो डाइल्यूट NaOH और नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे भी हम इसको हाइड्रोलाइज कर सकते हैं, एल्केलाइन हाइड्रोलाइसिस, और हम कॉरस्पॉन्डिंग फिनॉल प्राप्त कर सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल्स। और ये तो हुई बात -I इफेक्ट वाला जो कोई ग्रुप है वो रिंग में हो, तो जो क्लोरीन ग्रुप है, क्लोरीन जो सब्सटीट्यूएंट है वो एक्टिवेट हो जाता है, और इस कारण से जो बेंजीन कैन बी इजीली हाइड्रोलाइजेस विथ डाइल्यूट NaOH एट रूम टेम्परेचर्स। तो ये बात हुई हमने हेलोबेंजीन्स के साथ हम किस प्रकार फिनॉल्स को प्राप्त करते हैं। और है फ्रॉम फिनोलिक एसिड्स। फिनोलिक एसिड्स के द्वारा हम फिनॉल्स को किस प्रकार प्राप्त करते हैं, ये भी एक केमिकल प्रॉपर्टी है फिनोलिक एसिड्स के द्वारा। हम यहाँ देखने का प्रयास कीजिए। सोडियम सैलिसिलेट अपॉन डिस्टिलेशंस विथ सोडा लाइम फॉर्म्स साल्ट ऑफ फिनॉल्स। फिनोलिक एसिड्स ये कोई सैलिसिलिक एसिड है, इस सैलिसिलिक एसिड्स का सोडियम साल्ट है, यानी H हट करके यहाँ क्या लगाया हुआ है, सोडियम है, ये सोडियम साल्ट है, इसको कहते हैं सोडियम सैलिसिलेट। इसकी अभिक्रिया यदि सोडा लाइम यानी CaO और NaOH, इसको कहते हैं सोडा लाइम, सोडा लाइम और डिस्टिल्ड करने पर हमें सोडियम फिनॉक्साइड प्राप्त होता है, और इस सोडियम फिनॉक्साइड्स की अभिक्रिया हम HCl के साथ करवा करके फिनॉल प्राप्त कर सकते हैं। ये है फिनॉक्साइड्स आयन, फिनोलिक एसिड से हम फिनॉल प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट जो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस ऑफ फिनॉल है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम फिनॉल्स को कैसे प्राप्त करते हैं, देखिए यहाँ हम देखते हैं ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। क्या है, फेनिल मैग्नीशियम, ये फेनिल है, ये मैग्नीशियम है, ब्रोमाइड, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। इसकी अभिक्रिया O2 के साथ करवाने पर हमें जो पर ऑक्साइड प्राप्त होता है, हमें क्या प्राप्त होता है, पर ऑक्साइड्स प्राप्त होता है, और इस पर ऑक्साइड्स की अभिक्रिया अन्य फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से करवाने पर हमें दो मॉलिक्यूल्स फेनिल्स OMgBr के प्राप्त होते हैं, और इसका हम हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो हमें फिनॉल प्राप्त होगी और MgBrOH प्राप्त होगा। तो इस प्रकार हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से भी हम फिनॉल को प्राप्त कर सकते हैं। इसी क्रम में केमिकल प्रॉपर्टी में हम देखते हैं कि क्यूमीन से हम फिनॉल को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। क्यूमीन से फिनॉल को प्राप्त करने के लिए आप देख सकते हैं ये जो क्यूमीन है वो ऑक्सीडाइज टू हाइड्रोक्साइड्स विच इज देन और डिकम्पोज्ड बाय एसिड्स टू फिनॉल एंड एसीटोन। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल मेथड है क्यूमीन के से हम फिनॉल को प्राप्त करने का। तो आप यहाँ देख लीजिए, शुरू करते हैं बेंजीन से। बेंजीन की अभिक्रिया प्रोपीन के साथ करवाते हैं H2SO4 की प्रेजेंस में, तो हमें क्या प्राप्त होता है, क्यूमीन प्राप्त होता है। ये है क्यूमीन। और फिर इसकी O2 और 130 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर क्यूमीन की रिएक्शंस करवाने पर क्यूमीन हाइड्रोपर ऑक्साइड्स प्राप्त होता है। ये क्यूब CH3 का उल्टा COOH, ये है क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड्स। और इस क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड्स की हम ये जो डिकम्पोज होता है क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड्स H2O और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो हमें डिकम्पोज होकर के क्या प्राप्त होता है, फिनॉल प्राप्त होता है और एसीटोन प्राप्त होता है। फिनॉल और एसीटोन, ये जो हम देख सकते हैं यहाँ पे इस रिएक्शंस में कि क्यूमीन से हमने
फिनोल भी प्राप्त किया है और एसीटोन भी प्राप्त किया है। एसीटोन भी हम देखो इस औद्योगिक मेथड से प्राप्त कर रहे हैं और फिनोल भी प्राप्त कर रहे हैं। यहाँ जो बनने वाला क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड्स है, क्यूमीन ऑक्सीजन के साथ 130 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्रिया करने पर क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड बना है और क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड से फिनोल और एसीटोन्स बनने की जो क्रियाविधि है उस पे हम चर्चा कर लेते हैं कि क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड्स हैं। इस क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड से फिनोल और एसीटोन कैसे प्राप्त हुआ है, इसकी क्रियाविधि को समझने का प्रयास करते हैं। ये मैकेनिज्म है। ये क्रियाविधि 1-2 शिफ्ट्स के माध्यम से संपन्न हो रही है। यहाँ 1-2 शिफ्ट्स यानी 1-2 शिफ्ट्स किसका हो रहा है, फेनिल ग्रुप का 1-2 शिफ्ट्स हो रहा है। तो अब देखते हैं इस क्रियाविधि को समझने का प्रयास करते हैं। ये क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड्स है। क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड्स को जो कि प्रोटोनेटेड होकर के या प्रोटोन का एडिशन होता है इस ओ हाइड्रोक्सिल समूह पे और क्या बनता है OH2+ जो कि लिविंग ग्रुप है और जल के रूप में बाहर निकलता है और हमें ऑक्सोनियम आयन प्राप्त होता है। ये बनने वाला ऑक्सोनियम आयन है और ऑक्सीजन जो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वहाँ इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो इस कमी को पूर्ति के लिए यहाँ फेनिल ग्रुप है जो कि इलेक्ट्रॉन रिच है। इसके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन्स का रिंग करंट है और यहाँ मेथिल समूह है। तो मेथिल समूह का भी शिफ्ट हो सकता है और फेनिल समूह का, लेकिन यहाँ पर किसका शिफ्ट होता है, फेनिल समूह का 1 और 2 एटम दूसरे एटम पे सेकंड पोजीशन वाले एटम पे इसका जो शिफ्ट होता है और 1-2 शिफ्ट्स ऑफ फेनिल ग्रुप्स। और हमें इस प्रकार ये फेनिल समूह है वो ऑक्सीजन से जुड़ जाता है और कार्बन पे कमी रहती है पॉजिटिव चार्ज और CH3 ये कार्बोकेटाइंस का निर्माण हुआ। अब जल का अणु जुड़ करके यहाँ OH2 हाइड्रोलाइसिस हुआ है, जल का अणु का OH- जुड़ा है और H+ बाहर निकला है और OH- के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कार्बन की ओर शिफ्ट होकर के और इस कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन्स है कार्बन और ऑक्सीजन के वो ऑक्सीजन अपनी ओर खींच लेता है और इस प्रकार ये फिनॉक्साइड आयन प्राप्त हुआ है और एक ये जो पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज प्राप्त हुई है। और इस पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज यहाँ अगेन ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज होने के कारण यहाँ से प्रोटॉन का रिमूव होता है और ये प्रोटॉन H+ के रूप में इस फिनॉक्साइड्स आयन से जुड़ जाता है और फिनोल प्राप्त होता है। ये फिनॉक्साइड्स आयन से जुड़ने से फिनोल प्राप्त हुआ और यहाँ से H+ निकलने के बाद हमें क्या प्राप्त हुआ, एसीटोन बाई प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त हुआ। तो ये एक इम्पोर्टेंट कॉमर्शियल इंडस्ट्रियल मेथड है फिनोल के बनाने का, जिससे हम क्यूमीन से बना सकते हैं। और यहाँ हमने जो 1-2 शिफ्ट्स किस ग्रुप का हुआ, फेनिल ग्रुप का, मेथिल का भी हो सकता था लेकिन फेनिल ग्रुप का 1-2 शिफ्ट हुआ है। ये फेनिल ग्रुप का जो यहाँ शिफ्ट है वो इस मेथिल ग्रुप के शिफ्ट से इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है। तो यानी कि माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ऑफ फेनिल ग्रुप इज़ मोर देन एल्किल ग्रुप यानी CH3 ग्रुप। तो यहाँ देख सकते हैं माइग्रेटरी एप्टीट्यूड यानी माइग्रेशंस होने की ज़्यादा टेंडेंसी किसकी है, फेनिल की है वनिस्पत मेथिल की। तो इस मैकेनिज़म्स के माध्यम से हमने फिनोल को बनाने की विधियों के बारे में जाना क्यूमीन के द्वारा। अब हम फिनोल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में जान लेते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी में फिनोल्स क्या है, फिनोल है वो कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड है और जो कि जो एक्सपोजर टू एयर एंड लाइट, जो हवा और प्रकाश से इसका ऑक्सीडेशन होता है और फिनोलिक और किस में कन्वर्ट हो जाता है, पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाता है, विच टर्न्स पिंक ऑन एक्सपोजर टू एयर एंड लाइट ड्यू टू ऑक्सीडेशंस। फिनोलिक ऑर्डर होती है इसकी, बॉइलिंग पॉइंट 182 डिग्री है और मेल्टिंग पॉइंट 43 डिग्री सेंटीग्रेड है और ये मॉडरेटली सोल्यूबल इन वाटर है। और जो अन्य फिनोल्स हैं वो भी क्या है, कलरलेस सॉलिड और थिक विस्कस लिक्विड होते हैं। और फिनोल आर मोर पोलर देन द कॉरस्पॉन्डिंग सैचुरेटेड एल्कोहल्स ड्यू टू द ग्रेटर एसिडिटी ऑफ फिनोल्स एज कंपेयर्ड टू सैचुरेटेड एल्कोहल्स। जो सैचुरेटेड एल्कोहल्स हैं उनकी अम्लता से फिनोल की अम्लता ज़्यादा होती है, इसी कारण से ये जो फिनोल है वो ज़्यादा पोलर है अन्य सैचुरेटेड एल्कोहल से। अब हम फिनोल की एसिडिक करेक्टर के बारे में जानते हैं। फिनोल का एसिडिक करेक्टर्स, फिनोल आर लेस एसिडिक देन कार्बोक्सिलिक एसिड्स। कार्बोक्सिलिक एसिड से फिनोल क्या है, लेस एसिडिक है, बट मोर एसिडिक देन एल्कोहल, और एल्कोहल से इसकी एसिडिटी क्या है, ज़्यादा है।
आप इनके Ka के मान देख सकते हैं। ये कोई कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसका Ka का मान है 10⁻⁻5 और ये फिनोल है और इसका Ka का मान है 10⁻⁻10 और ये कोई सैचुरेटेड एल्कोहल है, इसका Ka की वैल्यू है वो है 10⁻⁻16 से 10⁻⁻18। ध्यान रहे जितनी Ka की वैल्यू कम होगी, जितनी Ka की वैल्यू कम होगी वो जो अम्ल है उसकी अम्लता उतनी ही कम होगी। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ सबसे कम Ka की वैल्यू किसकी है, इस सैचुरेटेड एल्कोहल की है। तो इस Ka की वैल्यू कम होने का कारण है कि इसकी अम्लता है वो कम है। और यहाँ Ka की वैल्यू 10⁻⁻5 है, तो इन दोनों से Ka की वैल्यू अधिक है कार्बोक्सिलिक एसिड्स की। तो Ka की वैल्यू अधिक का मतलब है कि इसकी अम्लता भी क्या है, अधिक है। या हम इसको इस प्रकार समझ सकते हैं कि जिसकी pKa वैल्यू का मान कम होता है वो ज़्यादा अम्लीय होता है। तो pKa वैल्यू का नेगेटिव लॉगरिथम होता है Ka -log Ka। तो Ka वैल्यू की मान ज़्यादा तो pKa वैल्यू का मान क्या होगा, कम होगा। तो इसका pKa का मान कम है तो ये मोर एसिडिक है, इसका इससे ज़्यादा है तो अम्लता इससे कम है। और सबसे ज़्यादा pKa वैल्यू है, इसका मतलब इसकी अम्लता सबसे कम है। तो pK और Ka वैल्यू में कन्फ्यूज़न नहीं होना है, एक वैल्यू को आपको ध्यान में रखना है। चाहे Ka वैल्यू लेते हैं तो Ka वैल्यू का मान सबसे कम तो वो कम अम्लीय, Ka वैल्यू का मान ज़्यादा वो ज़्यादा अम्लीय। या अगर pKa के परिप्रेक्ष्य में देखें तो pKa वैल्यू का मान कम होता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो हमने अभी समझने का प्रयास किया कि कार्बोक्सिलिक एसिड है वो फिनोल से ज़्यादा अम्लीय है। हमने कंपैरिजन्स किया था Ka वैल्यू से। और यहाँ फिनोल है वो जो सैचुरेटेड एल्कोहल से उससे ज़्यादा अम्लीय है। इसको एक्सप्लेन करने का प्रयास करते हैं कि ये कोई सैचुरेटेड एल्कोहल है, इस सैचुरेटेड एल्कोहल्स जब H+ देता है तभी तो इसकी अम्लीय प्रकृति शो होती है। H+ त्यागने के बाद बनने वाला जो एल्कोक्साइड आयन है, इसी प्रकार ये फिनोल है, इस फिनोल के H+ त्यागने से H+ त्यागता है तभी इसकी अम्लीय प्रकृति प्रदर्शित होती है। H+ त्यागने के बाद जो बनने वाला फिनोक्साइड्स आयन है, अब यहाँ बनने वाले जो ऑक्साइड आयन हैं या एल्कोक्साइड आयन है, ये फिनोक्साइड आयन हैं, इनकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स के आधार पर हम इनकी अम्लता को एक्सप्लेन करते हैं। तो आइए, ये जो एल्कोक्साइड आयन है इसकी तो कोई रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स नहीं होती है, यानी RO- है, इसकी अन्य अनुनादी संरचना नहीं होती है। जबकि फिनोक्साइड्स आयन है, इस फिनोक्साइड आयन की अन्य रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स होने के कारण ये जो फिनोक्साइड्स आयन है वो स्टेबलाइज हो जाता है। और स्टेबलाइज होने के कारण यानी कि ये जो फिनोक्साइड आयन है वो फिनोल की वनस्पति फिनोक्साइड आयन अधिक फॉर्म में रहना चाहेगा और H+ त्यागने की प्रवृत्ति बढ़ेगी और इसी प्रकार ये जो फिनोल है वो ज़्यादा अम्लीय होगा सैचुरेटेड एल्कोहल से। तो फिनोक्साइड्स आयन की रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स के बारे में जान लेते हैं। ये फिनोक्साइड्स आयन है। इस फिनोक्साइड्स आयन में देखिए, ये ऑक्सीजन पे माइनस का चार्ज है, यहाँ ऑक्सीजन और कार्बन के बीच अंदर रिंग में जाने का प्रयास कर रहा है। तो ये ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में ये डबल बॉन्ड डेवलप हुआ और यहाँ से जो डबल बॉन्ड है कार्बन का वो यहाँ शिफ्ट हुआ, तो यहाँ माइनस का चार्ज आ गया। और इसी प्रकार ये माइनस का चार्ज यहाँ शिफ्ट हुआ और ये पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस कार्बन पे शिफ्ट होने से यहाँ नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ और ये नेगेटिव चार्ज अन्य इस कार्बन के मध्य और ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ तो यहाँ नेगेटिव चार्ज हुआ और अन्य आप देख सकते हैं। इसी प्रकार हमें रेजोनेंस हाइब्रिड प्राप्त होता है और ये जो कार्बन के अंदर यहाँ माइनस का चार्ज घूम रहा है और जो नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे था वो अंदर रिंग में
इसका लोकलाइजेशन डीलोकलाइजेशन होता है और करके रिंग में अन्य रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स के माध्यम से अनेक स्ट्रक्चर्स के माध्यम से ये आप स्ट्रक्चर्स देख सकते हैं, ये फिनोक्साइड आयन का स्टेबलाइजेशन हुआ है। और इन्हीं अनुनादी संरचनाओं के आधार पर हम इनके फिनोक्साइड आयन के स्थायित्व को समझा सकते हैं। और फिनोक्साइड आयन का स्थायित्व अधिक है एल्कोक्साइड आयन की अपेक्षा। इसी कारण फिनोल है वो अन्य सेचुरेटेड एल्कोहल से अधिक अम्लीय है। तो फिनोल का अधिक अम्लीय का कारण हमने अभी आपको बताया। While the alkoxide ion has no other resonating structures, it means resonance stabilizes the phenoxide ion into greater extent alkoxide ion, and therefore phenols are more acidic than alcohols. इसी प्रकार जो फिनोल है, ये तो हमने फिनोक्साइड आयन की रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स देखी है। अब फिनोल की रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स देखते हैं। रेजोनेंस स्टेबलाइजेशंस ऑफ फिनोल। फिनोल का रेजोनेंस स्टेबलाइजेशंस देख रहे हैं यहाँ। सेम वो ऑक्सीजन के जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिंग की तरफ, रिंग के अंदर जाएंगे और डीलोकलाइजेशंस जो रिंग करंट है उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और यहाँ रिंग का जो ये पाई बॉन्ड है इस कार्बन की ओर शिफ्ट होगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज डबल हुआ। ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में क्या डबल बॉन्ड, और ऑक्सीजन पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज हुआ। और इसी प्रकार ये नेगेटिव चार्ज इधर इस ओर शिफ्ट हुआ और यहाँ वाले पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुए इस कार्बन पे, यहाँ नेगेटिव चार्ज, और ये नेगेटिव चार्ज इधर इस शिफ्ट हुआ, यहाँ ये पाई बॉन्ड आगे शिफ्ट हुए इस कार्बन पे, यहाँ नेगेटिव चार्ज। इस प्रकार हमें ये रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स प्राप्त हुई है फिनोल्स की। हमें यूनिवर्सिटीज़ के एग्जामिनेशंस में शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। ड्रा दी स्ट्रक्चर्स ऑफ रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स ऑफ फिनोल्स और फिनोक्साइड्स। तो आपको ये रेजोनेटिक संरचनाएं बनाना आना चाहिए। और यहाँ देख सकते हैं कि ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन्स पे पॉजिटिव चार्ज है इस फिनोल के अंदर। देख सकते हैं आप इन रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स में, यहाँ देख सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं। तो ये पॉजिटिव चार्ज है फिनोल्स पर। तो ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन्स प्रोटॉन इज इजीली लॉस्ट। तो यहाँ से प्रोटॉन है वो आसानी से निकल जाएगा। प्रोटॉन वो किसके रूप में निकलेगा, H+ के रूप में निकलेगा और जो स्टेबल फिनोक्साइड आयन का निर्माण करेगा। तो ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन्स प्रोटॉन इज इजीली लॉस्ट इम्पार्टिंग एसिडिक करेक्टर ऑफ फिनोल्स। तो यही कारण है फिनोल का अम्लीय होने का। और हम देखते हैं कि जो फिनोक्साइड आयन है और फिनोल है, इन दोनों में जो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स हैं, इनकी स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा है, फिनोक्साइड आयन की ज़्यादा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ हमने फिनोक्साइड्स आयन की रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स देखी और ये फिनोल की रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स देखी। इन दोनों की रेजोनेटिक स्ट्रक्चर से हम रेजोनेंस स्टेबलाइजेशंस के बारे में कंपैरिजन कर रहे हैं। फिनोल का रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन और इसका फिनोक्साइड आयन का रेजोनेंस स्टेबलाइजेशंस। तो इनमें रेजोनेंस स्टेबलाइजेशंस किसका ज़्यादा है, फिनोक्साइड आयन का है। कारण इसका ये है कि यहाँ फिनोल के अंदर उच्च इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम पर पॉजिटिव चार्ज है। देख लीजिए आप, यहाँ किस पे पॉजिटिव चार्ज है, उच्च इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन पे, यहाँ ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है। जबकि फिनोक्साइड आयन में जो नेगेटिव चार्ज है वो उच्च इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे ही है। तो रेजोनेंस जो स्टेबलाइजेशन है वो फिनोक्साइड आयन का अधिक है। तो आप ये कंपेरिजन्स भी देख सकते हैं। रेजोनेंस स्टेबलाइजेज फिनोक्साइड आयन to a greater extent than phenol because phenoxide ion contains only negative charge whereas phenol has high energy charge separated species। जबकि फिनोल है वो हाई एनर्जी चार्ज स्पीसीज को रख रहा है। इसी कारण से इसका जो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन है वो फिनोक्साइड्स का अधिक है। फिनोल्स आर लेस एसिडिक देन कार्बोक्सिलिक एसिड्स। फिनोल्स हैं वो कार्बोक्सिलिक एसिड से कम अम्लीय है। इसका कारण ये है कि जो कार्बोक्सिलेट आयन बनता है वहाँ जो नेगेटिव चार्ज है वो रेजिडाइज ओनली ऑन ऑक्सीजन एटम्स। कार्बोक्सिलेट आयन बनने के बाद जो नेगेटिव चार्ज है वो सिर्फ और सिर्फ उच्च विद्युत ऋणी ऑक्सीजन परमाणु पर ही रहता है। जबकि जो फिनोक्साइड आयन है उसमें नेगेटिव चार्ज है वो
पूरे रिंग में स्प्रेड ओवर होता है। इसी और कार्बन पे भी नेगेटिव चार्ज रहता है। इस कारण से जो फिनोल है वो लेस एसिडिक है देन कार्बोक्सिलिक एसिड्स के। तो इसको भी आप समझने का प्रयास कीजिए। ये कोई कार्बोक्सिलिक एसिड है, H+ त्यागने पर ये कार्बोक्सिलेट आयन बना, और इस कार्बोक्सिलेट आयन का रेजोनेंस के द्वारा देख लीजिए, एक बार इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव, दूसरी बार इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव, यानी उच्च विद्युत ऋणात्मक परमाणु पे ही नेगेटिव चार्ज है, जो कि स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। जबकि यहाँ नेगेटिव चार्ज को देखिए, अभी यहाँ ऑक्सीजन पे है और ये रिंग के अंदर डिलोकलाइजेशन पार्ट में भी, रिंग करंट में भी भाग ले लिया, तो इसने कार्बन पे भी नेगेटिव चार्ज आया है, तो नेगेटिव चार्ज ऑन कार्बन एटम्स। तो इसके कारण जो स्टेबलाइजेशन, जो एसिडिटी है वो कार्बोक्सिलिक एसिड की अधिक है बनिस्बत फिनोल की जो एसिडिटी है वो कम है कार्बोक्सिलिक एसिड से। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट हमारा जो वीडियो होगा उसमें हम जो फिनोल्स की एसिडिटी है उस पर सब्स्टिट्यूएंट्स का इफ़ेक्ट आपको बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। तो बने रहिएगा यूट्यूब चैनल में, अधिक सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, आज के लिए धन्यवाद।